हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ रहे थे मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट। हमने पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट पढ़ लिए थे। लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था रीट अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे कहते हैं आर्टिकल 32, जिसे अम्बेडकर साहब ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। 5 प्रकार की रीट हमने पढ़ी थी। पहला पढ़ा था हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि बंदी को कहाँ पे लाया जाए, कोर्ट के सामने लाया जाए, फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसको कानूनन बंदी बनाया गया है या नहीं। अगर कानूनन बंदी नहीं बनाया गया है तो उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही प्लेयर के अगेंस्ट जारी की जा सकती है। दूसरी आती है मेंडेमस यानी कि परमादेश। अगर कोई राजनीतिक या प्रशासनिक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है और उससे किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो फिर उसके अगेंस्ट ये रिट जारी की जाती है। ये केवल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जारी की जा सकती है, प्राइवेट प्लेयर के अगेंस्ट जारी नहीं की जा सकती। गवर्नमेंट में भी ये प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनके अगेंस्ट जारी नहीं की जा सकती। तीसरा है प्रोहिबिशन और सर्टियोरिटी। एक फ्रेज पढ़ा था हमने, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, दोनों ही जो है कोर्ट के अगेंस्ट जारी की जाती है। अपर कोर्ट लोअर कोर्ट के अगेंस्ट जारी करता है। प्रोहिबिशन में तो क्या है, लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट कहता है कि भाई ये जो मामला है ये आपके अधिकार के बाहर है, अतः आप इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते। ये तो हो गया प्रिवेंट से प्रोहिबिशन। फिर अगला आता है सर्टियोरिटी यानी उत्प्रेषण। यहाँ लोअर कोर्ट मामले की सुनवाई भी कर लेता है और जजमेंट भी दे देता है। तो अपर कोर्ट उससे वो जजमेंट अपने पास मंगवाता है, वो मामला अपने पास मंगवाता है। फिर वो देखता है कि भाई वो जो जजमेंट दिया गया है वो सही है या नहीं। अगर सही जजमेंट नहीं दिया जाता है तो उसको खारिज कर दिया जाता है। अगली जो रिट पढ़ी थी हमने पढ़ी थी क्वा वारंटो, यानी कि किस अथॉरिटी से कोई आदमी किसी पद पर बैठा है, उससे उसकी योग्यता के बारे में पूछा जाता है। अगर वो योग्यता के अनुसार पद पे है तब तो ठीक है, नहीं तो उसको उससे हटा दिया जाता है। ठीक है, ये 5 प्रकार की रिट हमने पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है, जबकि आर्टिकल 226 जो है हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है। हमने ये भी देखा था कि हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा व्यापक है। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे संविधान का मूल ढांचा। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मूल ढांचा। इससे पहले कुछ चीजें समझते हैं और कुछ आर्टिकल आएंगे जो हमने पहले पढ़ लिए हैं। एक तो आर्टिकल आएगा 13(2). ये क्या कहता है? 13(2) ये कहता है कि जो है पार्लियामेंट ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है। ठीक है, 13(2) क्या कहता है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है। अगर ऐसा कोई कानून बनाती है पार्लियामेंट तो वो क्या नल माना जाएगा, यानी कि खत्म माना जाएगा। ठीक है, एक आर्टिकल आएगा 368। ठीक है, 368 क्या कहता है? 368 ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो ये पार्लियामेंट को संविधान में संशोधन करने की पावर देता है। ठीक है, इस आर्टिकल की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारा संविधान है 1950 का, तो वो उस समय की कंडीशन को बताता है। निरंतर कंडीशन चेंज होती जा रही है, नए नए हमारी जो सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन है वो चेंज होती जा रही है। इसलिए हमें क्या है, संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ी। इसीलिए आर्टिकल 368 हमने ऐड किया गया। इन दोनों ही आर्टिकल के बीच मतभेद चलता है और इससे एक बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट इवॉल्व होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो आया। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल समझ में आया। 13(2) तो ये कहता है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है। और 368 क्या कहता है कि पार्लियामेंट संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो केस बाय केस देखते हैं। जो लड़ाई चलेगी वो चलेगी पार्लियामेंट के बीच में और जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बीच में। ठीक है, एक और चीज़ देखो कि लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी है, उसके 3 पार्ट है। एक है पार्लियामेंट, इसको ही कह देते हैं लेजिस्लेचर। एक है एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशरी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव भी 2 तरह की होती है, एक तो होती है परमानेंट और एक होती है नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट जैसे कि मोदी गवर्नमेंट, ठीक है, जिसको कहते हैं कैबिनेट। परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होती है? जैसे कि IAS IPS लोग। ठीक है,
ब्यूरोक्रेसी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये क्या बनाएगी? कानून बनाएगी। ये एग्जीक्यूटिव क्या करेगी? इसको लागू करवाएगी। जुडिशरी ये देखेगी कि कानून जो है वो संविधान के अनुसार है या नहीं है। तो इन तीनों में क्या होना चाहिए? एक नियंत्रण व संतुलन, नियंत्रण व संतुलन होना चाहिए। ये जो हमने पढ़ा इसको तो कहते हैं अपन सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण, ठीक है। किसी का क्या रोल रहेगा, ठीक है। इनमें सब में क्या होना चाहिए? नियंत्रण व संतुलन। कोई भी जैसे ही पावरफुल होगा वो तानाशाह बन जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। तो इसी चीज को देखेंगे। लेकिन इनमें क्या चलता रहता है? निरंतर विभेद। पार्लियामेंट और जुडिशरी में तो चलता ही रहता है, ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा है कि जो संविधान की व्याख्या का अधिकार है वो किसके पास है? जुडिशरी के पास है। और कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, ठीक है। तो देखते हैं एक चौथा पिलर, ये तो है 3 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। चौथा पिलर क्या माना जाता है? प्रेस, ठीक है। चौथा पिलर कौन सा है? प्रेस है। अब जैसे ही हम आज़ाद हुए हमारे यहाँ क्या थी? जमींदारी सिस्टम थी, ठीक है। एक ही आदमी के पास 1-1 लाख बीघा जमीन भी थी और कुछ के पास बिल्कुल भी जमीन नहीं थी, ठीक है। और जो हमारी मेन अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। उस टाइम पे हमारे यहाँ उद्योग धंधे नहीं थे। तो लैंड डिग्रेड करने के लिए, ठीक है, लैंड को बांटने के लिए क्या करना था? जमींदारी प्रथा का क्या करना था? समाप्ति करनी थी, ठीक है। हमने पढ़ा था कि राइट टू प्रॉपर्टी पहला क्या था? एक फंडामेंटल राइट था, ठीक है। एक मूल अधिकार था जिसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। तो इस जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए, क्योंकि जैसे ही आप इनकी लैंड लेके दूसरों को दोगे तो ये कहाँ चले जाएंगे? कोर्ट के पास चले जाएंगे। तो इस चीज़ को खत्म करने के लिए पहला संविधान संशोधन किया गया, पहला संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा 31A और 31B जोड़ा गया था। 31A क्या कहता है? 31A ये कहता है कि जो है गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए क्या कर सकती है? लैंड एक्वायर कर सकती है, ठीक है। और बी क्या था? नवी अनुसूची। हमने देखा था कि अगर कोई भी कानून जो नवी अनुसूची में डाल दिया जाता है तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसी पहले संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया था एक केस के द्वारा। वो केस देखेंगे, ठीक है। इन केसेस को ऐसे ही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पहला केस आता है शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1951 का यह केस है। इसमें पहले संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया। तो इसमें जो निकल कर आया, 2 ही आर्टिकल के बीच मतभेद चलेगा, 368 और 13(2). 13(2) क्या कहता है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो कि फंडामेंटल राइट का वायोलेशन यानी कि उसे नुकसान पहुंचाता है, ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता। 368 क्या कहता है कि क्या नाम से पार्लियामेंट जो है संविधान में संशोधन कर सकता है, यानी कि वो फंडामेंटल राइट में भी संशोधन कर सकता है। ये है 368। तो इसी केस में डिस्कस किया गया कि कौन सा आर्टिकल सुप्रीम है, ठीक है। 13(2) बड़ा है कि 368 बड़ा है, यानी कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती, ये कहता है कि कर सकती है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 368 क्या है? बड़ा है, यानी कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है? फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है, ठीक है। अगला केस आता है, ये समझ में आया ना? ये आर्टिकल क्या कहता है और ये आर्टिकल क्या कहता है। अगला केस आता है सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, सॉरी स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान, 1965 का ये केस। इसमें भी यही बात निकल कर आई। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने वापस से यही कहा कि 368 ही बड़ा है 13(2) से, ठीक है। यानी कि 368 को क्या माना, यानी कि 368 को क्या माना है? बड़ा माना है, यानी कि पार्लियामेंट जो है संविधान संशोधन के द्वारा किसी भी चीज में संशोधन कर सकती है, ठीक है। इन दोनों चीजों में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। तो यानी कि यहाँ पर तो क्या है? पार्लियामेंट को सुप्रीम माना है, पार्लियामेंट संशोधन कर सकती है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना कि जब भी गवर्नमेंट कमजोर होगी तो वैसे जुडिशरी क्या हो जाएगी? पावरफुल हो जाएगी, ठीक है। तो ये 1963 के आसपास तक तो थे नेहरू जी, एक छत्र राज। उसके बाद बने थे शास्त्री जी, ठीक है। शास्त्री जी की मृत्यु भी 1966 में। उसके बाद कांग्रेस में क्या हो गया था? एक मतभेद पैदा हो गया था कि कौन पीएम उम्मीदवार बनेगा। तो उस समय एक मोरारजी देसाई थे जो कि कांग्रेस के बड़े लीडर हुआ करते थे, तो उनको पीएम बनाने की थी। लेकिन जो किंग मेकर थे उस समय अध्यक्ष थे, उन्होंने किसको बना दिया? इंदिरा गांधी को पीएम बना दिया। इसको गूंगी गुड़िया का कि भाई इसको तो क्या, मोरारजी देसाई तो क्या है? पावरफुल, इनको अपन
एडजस्ट नहीं कर सकते, इनको अपना कहा नहीं मनवा सकते, लेकिन इंदिरा गांधी को मनवा सकते हैं, ठीक है। इसलिए इनको कहा जाता था पहले गूंगी गुड़िया, राजनीति की गूंगी गुड़िया कहा जाता था इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी पीएम बनी, ठीक है, 1967 के आसपास। अब नई नई पीएम बनी तो उतनी पॉपुलरिटी भी नहीं थी उनकी, ठीक है। तो उस समय आई फिर जुडिशरी का अगला जजमेंट। अब गवर्नमेंट कमजोर है तो कौन, जुडिशरी क्या हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी। अगला केस आता है गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। ये सारे केसेज आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। 1967 इसमें क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन है वो भी क्या है, एक तरीका का कानून ही है। और कोई भी कानून जो कि फंडामेंटल राइट का वायोलेशन करता है वो क्या है, नल है, यानी कि खत्म माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें इन दोनों केसेस में जो कहा है उसको उलट दिया गया, यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि 13 सेकंड क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि जो आप संशोधन कर रहे हो वो भी तो क्या है, एक तरीका का कानून ही है। और कोई भी कानून जो कि फंडामेंटल राइट का वायोलेशन करता है वो नल माना जाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती, ठीक है। तो ये चीज इसमें कहा गया। इसमें थोड़ी लैंग्वेज लिख लेना कि जो संविधान संशोधन है वो भी क्या है, एक तरीका का कानून है, ठीक है। और कोई भी कानून जो कि फंडामेंटल राइट का वायोलेशन करे वो क्या माना जाएगा, नल माना जाएगा, ठीक है। ये है हमारा 1967 का केस। अब ये 1967 आया तो इसके पहले के जो भी अमेंडमेंट हुए, जो भी संविधान संशोधन हुए, उनको क्या किया जाने लगा, चैलेंज किया जाने लगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कहा कि पार्लियामेंट संविधान संशोधन द्वारा फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस केसेस में ये कहा गया कि जो ये केस एप्लीकेबल होगा ये इस दिन के अगले वाले, यानी कि आगे के संशोधनों पर लागू होगा। पिछले जो हो गए वो हो गए, ठीक है। आगे के मसलों पर ये चीज़ लागू हो। इसमें 11 जजों की बेंच बैठी थी, ठीक है। कितने जज, 11 जज। ये ध्यान रखना जब भी हम अगला जजमेंट देंगे, मतलब जब भी जजमेंट को चेंज करेंगे तो हमें बड़ी बेंच बिठानी पड़ेगी। जैसे 3 जजों की बेंच को अगर ने कोई जजमेंट दिया उसको पलटना है तो 5 की को 7, 7 की को 9, 9 की को 11, 11 की को 13 बेंच, ठीक है। ऐसे ज़्यादा बड़ी बेंच होनी चाहिए तभी वो फैसला चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तीनों केसेस समझ में आया आपको? ये पहला केस है शंकरी प्रसाद केस, इसमें कहा कि 368 बढ़ा है, ठीक है। सज्जन सिंह केस में भी ये कहा 368 बढ़ा है, यानी कि पार्लियामेंट जो है सभी 368 के प्रयोग करते हुए संविधान के किसी विभाग में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। 13(2) उससे छोटा है, ठीक है। लेकिन गोलकनाथ केस में ये कहा गया कि 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन भी क्या है, एक तरीके का कानून है। और कोई भी कानून जो कि फंडामेंटल राइट का वायोलेशन करता है वो क्या माना जाएगा, नल माना जाएगा। यानी कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट में वायोलेशन नहीं कर सकती, ठीक है, यानी कि चेंज नहीं कर सकती। और ये जो लॉ होगी, ये जो अप्लाई होगा ये 1967 के बाद, यानी कि इसके बाद में जो भी संशोधन होंगे उन पर लागू होगा। इसके पहले के जो हो गए वो हो गए, ठीक है। तो ये है हमारे 3 केस। इसके बाद अगला केस पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखो ठीक है, तीनों केस समझ में आया आपको? पहले में तो क्या कहा, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह दोनों ही केस में ये कहा कि 368 बढ़ा है 13 सेकंड से, यानी कि आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हुए पार्लियामेंट संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। लेकिन गोलकनाथ केस में ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जो पार्लियामेंट है वो 368 का प्रयोग करते हुए, क्योंकि 368 भी क्या है, एक तरीके का विधि है, एक तरीके का लॉ ही है। और कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करे वो क्या माना जाएगा, नल माना जाएगा, यानी कि खत्म माना जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 13 सेकंड क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। हम देखो थोड़ी टाइमलाइन, पॉलिटिकल टाइमलाइन देखते हैं। 1967 इंदिरा गांधी क्या बनी, पीएम। लेकिन इंदिरा गांधी की पॉपुलरिटी इतनी नहीं है, तो इंदिरा गांधी पॉपुलरिटी बढ़ाने का प्रयास करती है, ठीक है। उसके लिए वे क्या करती है, एक तो प्रीवी पर्स खत्म करने की बात करती है, ठीक है। प्रीवी पर्स क्या करती है, खत्म। प्रीवी पर्स क्या है कि राजाओं को दिया जाने वाला एक तरीके की पेंशन थी प्रीवी पर्स। तो इसमें काफ़ी सारा पैसा हमारा कहाँ जा रहा था, राजाओं के पास जा रहा था। और ये क्या था, गरीबों के अगेंस्ट था, ठीक है, गरीबों के अगेंस्ट था। अभी अगर आपको अपनी पॉपुलरिटी बढ़ानी है तो आपको गरीबों के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो मेजोरिटी पॉपुलेशन वो कैसी है, आम आदमी है, ठीक है। तो एक तो प्रीवी पर्स, एक 1969 में उन्होंने क्या किया, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया।
बैंकों का नेशनलाइजेशन, यानी कि बैंकों को क्या कर दिया, पहले बैंक केवल प्राइवेट ही थे, जनरली सारे के सारे बैंक कैसे थे, प्राइवेट थे, उनमें वही बड़े लोगों का खाता वाता होता था। जैसे आज जनधन है, हर आदमी को बैंकिंग फैसिलिटी मिली हुई है, उसी प्रकार बैंकों पर गवर्नमेंट का कंट्रोल लाने के लिए उन्होंने क्या किया, 1969 में बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। लेकिन इन दोनों ही केसेस में कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और दोनों ही केसेस में इंदिरा गांधी क्या की हुई, हार हुई, ठीक है। तो उनकी पॉपुलरिटी बढ़ नहीं पाई। उसके बाद 1971 में होते हैं इलेक्शन, ठीक है, 1971 में क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। तो 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने नारा दिया, गरीबी हटाओगा, और 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी भारी बहुमत से जीती, ठीक है, भारी बहुमत से जीती, यानी कि अब गवर्नमेंट क्या होगी, पावरफुल होगी, ठीक है। इंदिरा गांधी को बहुत मेजोरिटी सीटें, लगभग 350 के आसपास सीटें मिली, ठीक है, तो वो बहुत भारी बहुमत से जीत कर आई। तो इंदिरा गांधी की वापस से सरकार आ गई, ठीक है, तो वो जो उसने पहले किए उन सब कामों को करेगी। तो गोलकनाथ मसले पर जो है पार्लियामेंट नीचे चलेगी, ठीक है, पार्लियामेंट अब संशोधन नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसने क्या किया, एक 24वां संविधान संशोधन किया 1971 में, जैसे ही जीती वैसे ही 24वां संविधान संशोधन किया, ठीक है। उसमें दो चीजें ऐड की गई, एक तो 13(4) और एक 368(3). आपको ये एग्जैक्ट ध्यान नहीं भी रहे कि भाई कौन सा ऐड किया गया था, तो आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि भाई 13 और 368 में संशोधन किया। 13 में क्या कहा, 13 में ये कहा कि जो वह कानून है वो केवल सामान्य कानूनों पर लागू होगा। यहाँ कानून का मतलब कैसा कानून है, सामान्य कानून। भाई हमने ये कहा 13 में कि पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है। तो इसमें ये कहा गया कि ये जो कानून का मतलब है ये कैसा है, ऑर्डिनरी लॉ है, सामान्य कानून है, ठीक है। और इसमें ये कहा गया ये सामान्य कानून है, संविधान संशोधन वाला कानून इसमें नहीं आता है, ठीक है, समझ गए, संविधान संशोधन वाला कानून इसमें नहीं आता है। इसमें शामिल नहीं, ठीक है, समझ में। कि 13 तो क्या कहता था कि पार्लियामेंट ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो कि क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट में वायलेशन कर सके। तो उसने कहा कि कानून का मतलब है सामान्य कानून, ठीक है। ये जो संविधान संशोधन वाला कानून है ये अलग है सामान्य कानून से, और इस कानून के तहत हम कुछ भी कर सकते हैं। तो गोलकनाथ वाला मसला क्या हो गया, चेंज हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो गोलकनाथ में यही कहा गया था कि 368 वाला जो कानून है, 368 के तहत जो किया गया संशोधन है वो भी क्या है, एक तरीके का कानून है। यहाँ पर क्या क्या कि ये दोनों अलग है, कानून सामान्य कानून, 368 अलग है सामान्य कानून से, ठीक है। तो यानी कि हम 368 का प्रयोग करते हुए संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो गोलकनाथ वाली पिक्चर तो सेट हो गई, ठीक है। अगला संविधान संशोधन होता है 25वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन 1971। इसमें जो बैंकों का नेशनलाइजेशन वाला मसला है उसको सोल्व किया गया, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, ये पहले भी बात की थी हमने, 39B और 39C DPSP, ठीक है। 39B DPSP क्या कहता है कि भौतिक संसाधनों का कैसा होना चाहिए, न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, यानी कि सबको समान रूप से वितरण होना चाहिए। 39C ये कहता है कि धन और उत्पादन का अहितकारी संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, यानी कि एक ही आदमी के पास सारा का सारा पैसा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो है अगर कोई एक्ट बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, और वो फंडामेंटल राइट 14, 19 और 31 राइट टू प्रॉपर्टी का अगर इससे वायलेशन होता है तो ये अगेंस्ट नहीं जाएगा, ठीक है, यानी कि ये वैलिड होगा। अगर इनको पालनार्थ यानी कि इनको लागू करने के लिए अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है और उससे इनका वायलेशन होता है तो भी वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। नॉर्मली क्या था, फंडामेंटल राइट को चैलेंज नहीं किया जा सकता था, ठीक है। तो इसमें इन दोनों का प्रयोग, यानी कि इसमें इन दोनों DPSP को क्या माना गया, बड़ा माना गया, किससे, फंडामेंटल राइट से, ठीक है। और इसी के तहत बैंकों का क्या किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया। तो बैंकों का नेशनलाइजेशन वाला फिल्म भी सेट हो गई, ठीक है। 24वां संविधान संशोधन समझ में आया, 25वां संविधान संशोधन समझ में आया। इनको बार बार पढ़ोगे तो तब जाके समझ में आएगा। आगे जब इसके बाद तुरंत बाद वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम DPSP, तब और ज़्यादा क्लियर होगा कि 39B और 39C DPSP है क्या, ठीक है। तो 24वें संविधान संशोधन में क्या कहा
कि भाई जो 13वें में जो कानून लिखा हुआ है वो सामान्य कानून है, ठीक है, 368 उस पर अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो गोलकनाथ वाला मसला यहाँ पर चेंज हो गया। 25वें संविधान संशोधन में क्या किया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात की गई कि 39B और C DPSP को पूरा करने के लिए अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है, कानून भी कैसा, सामान्य कानून भी अगर कोई बनाती है और उससे फंडामेंटल राइट 14, 19 और 31 का वायोलेशन होता है तो वो भी वैलिड माना जाएगा, ठीक है, वो भी क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, सामान्य कानून, ठीक है। कौन सा कानून, इनको लागू करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, सामान्य कानून। और यहाँ भी बात है सामान्य कानून, क्योंकि सामान्य कानून से अगर मूल अधिकार कानून होगा तो वो कैंसिल माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या कहा कि अगर इन दोनों को पूरा करने के लिए कोई सामान्य कानून भी बनाया जाता है और उससे मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो भी क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, ठीक है, समझ में आया। और जो 26वां संविधान संशोधन किया गया जिसके द्वारा प्रीवी पर्स समाप्त कर दिए गए, ठीक है, प्रीवी पर्स क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। एक और संविधान संशोधन ध्यान रखना, 29वां संविधान संशोधन, इसमें केरला में लैंड रिफॉर्म कर, जो केरल राज्य था वहां पर लैंड रिफॉर्म किए गए और उन लैंड रिफॉर्म से संबंधित कानूनों को कहाँ डाल दिया गया, 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, केरला लैंड रिफॉर्म। क्योंकि जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए आपको कानूनों को कहाँ डालना पड़ेगा, 9वीं अनुसूची में, ताकि सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू नहीं कर सके, ठीक है। क्योंकि अभी तक राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट कब हटा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि 1978 में हटा, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म, केरला लैंड रिफॉर्म लाया और उसको कहाँ डाल दिया, शेड्यूल 9 में डाल दिया, ठीक है। तो ये कुछ संविधान संशोधन है, 24वां, 25वां, 26वां, 29वां, ठीक है। ये चारों संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है, समझ में आया ये चारों संविधान संशोधन। 24वें में क्या कहा गया कि 13वें और 368 दोनों अलग है, 13वें क्या है, सामान्य कानून पे लागू होगा, 368 कोई स्पेशल कैटेगरी का कानून है, ठीक है। 25वें में कहा गया कि अगर 39B और 39C DPSP को पूरा करने के लिए कोई कानून भी कैसा, सामान्य कानून भी अगर पार्लियामेंट बनाती है और उनसे इन फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो वो क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। 26वें के द्वारा प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया गया और 29वें में केरला लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, जिसको कहाँ डाल दिया गया, 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है जिसमें ही बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसको लिख लो, या ये समझ में आया ना सारा, लिखो, ठीक है। 24वां, 25वां, 26वां और 29वां संविधान संशोधन, अब इनको किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। ये जो 29वां संविधान संशोधन पढ़ा हमने, केरला लैंड रिफॉर्म, ठीक है, तो इसमें एक व्यक्ति था जिनकी क्या थी, मटकी जमीन पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। मटकी जमीन जो थी सरकार ने ले ली थी, तो फिर वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। नाम है केशवानंद भारती, केशवानंद भारती केस 1973, ठीक है। इनमें सारे संविधान संशोधन जो भी हुए उनको चैलेंज किया गया, 24वां, 25वां, 26वां, 29वां, ठीक है। इन सब संविधान संशोधन को क्या किया गया, चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये सब क्या है, वैलिड है। ये सब क्या है, जो भी संविधान संशोधन पार्लियामेंट ने किए ये सब क्या है, वैलिड है, ठीक है। यानी कि पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, ठीक है। संविधान के किसी भी भाग में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, ठीक है। लेकिन संशोधन तो कर सकती है, लेकिन यहीं पर उन्होंने कंसेप्ट दिया किसका, बेसिक स्ट्रक्चर का, यानी कि मूल ढांचे का, कि संविधान के किसी भी भाग में चेंज कर सकती है लेकिन उससे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए, संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसका बेसिक सा मतलब ये है कि जैसे ये पिलर है मकान के, ठीक है, ये किसी मकान के पिलर है, आपसे कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये पिलर चेंज किए बगैर आप कैसा भी मकान बनाओ,
2 मंजिल बनाओ, 3 मंजिल बनाओ, आड़ा बनाओ, टेढ़ा बनाओ, कुछ भी करो, ठीक है। यानी कि मकान बनाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, ठीक है, कि आप मकान अपने हिसाब से कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। ये पूरे क्या है और संविधान। लेकिन जो इसके ये बेसिक सी विशेषताएं हैं ये चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी को क्या कहा हमने? बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। इसी को क्या कहा हमने? बेसिक स्ट्रक्चर का। अब जब पार्लियामेंट ने पूछा कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बताएंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पावर अपने हाथ में रख ली, जो भी उसको सही लगेगा वो उसको बेसिक स्ट्रक्चर में डालकर पार्लियामेंट को नीचे कर सकता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिकली एक अवधारणा है, कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। पर्टिकुलर कोई एक या दो चीज़ें शामिल नहीं है, ये क्या है? एक अवधारणा है जिसको टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खुद व्याख्या की जाएगी कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर में आखिरकार है क्या, ठीक है। समझ में आया ये चीज़? अब कुछ चीज़ें देखो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या है, जैसे कि पहले बाद में लिख लेंगे एक साथ। ये समझ में आया ना केशवानंद भारती केस, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पार्लियामेंट 368 का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, इवन फंडामेंटल राइट में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन इससे संविधान का मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट की बताएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ें बताई है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है, वो चीज़ें देखेंगे हम, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पावर किसके हाथ में रख ली? अपने पास में रख ली, ठीक है। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर संविधान के मूल ढांचे का जो कंसेप्ट है वो किस केस के तहत आया? तो केशवानंद भारती केस, ठीक है। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछेगा वो केशवानंद भारती केस में संविधान का मूल ढांचा का कंसेप्ट आया, ठीक है। अब इससे क्या हुई? वापस से पार्लियामेंट डाउन हो गई, ठीक है। बीच में एक और केस हुआ 1975 की बात करते हैं। 1975 12 जून 1975 मतलब फाल्स इलेक्टोरल प्रैक्टिस यानी कि गलत तरीके से चुनाव लड़ने के चक्कर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है इंदिरा गांधी के केस को, इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है उसको क्या कर दिया? खारिज कर दिया, ठीक है। इंदिरा गांधी के केस को क्या कर, इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था उसको पूरे के पूरे क्या कर दिया? खारिज कर दिया, और उसको अगले 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ने की वो दे दी कि अगले 6 साल तक ये इलेक्शन नहीं लड़ सकती। अब ये एक फैसला था हाई कोर्ट का, ठीक है। अब इस हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट इंदिरा गांधी ने क्या की? अपील की, ठीक है। इस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के में क्या की? उसने अपील की, और अपील के एक दिन पहले, जैसे अपील की सुनवाई कल होनी है उसके एक दिन पहले उसने क्या किया? 39वां संविधान संशोधन कर दिया। 39वां संविधान संशोधन में 2 चीज़ें ऐड की गई, एक तो 329(1) और एक 71। आर्टिकल 71 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इनका जो चुनाव में जो विवाद होता है उसमें सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें ऐड की गई 39वें संविधान संशोधन के द्वारा, उसने ये आर्टिकल हटा दिया 71वां, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई करने का, और ये आर्टिकल ऐड किया गया। इसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्टोरल डिस्प्यूट को नहीं सुन सकती। किस चीज़ को? पीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा अध्यक्ष। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास अब उसके जो है इंदिरा गांधी पीएम थी उस समय, तो उसके जो इलेक्शन की सुनवाई का अधिकार उसके पास से हट गया, ठीक है। तो ये इंदिरा गांधी ने एक चीज़ ये किया और लगा दी 1975 में इमरजेंसी, ठीक है। इसके बाद 77 इमरजेंसी चली, उसके बाद जेपी आंदोलन हुआ। 78 में जो है वापस से जनता पार्टी आई मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, जिसमें उसने जो भी संशोधन किए उनको वापस से चेंज किए। जैसे मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई उसने ये 71 वाला आर्टिकल वापस से ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमारे काम का तो ये है कि केशवानंद भारती केस में क्या आया? बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आया, ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आएगी? ये क्या है? एक अवधारणा है जिसको टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि कौन कौन सी चीज़ें सुप्रीम बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है या नहीं है, ठीक है। अब वापस से पार्लियामेंट इसमें क्या होगी? डाउन होगी, ठीक है। गवर्नमेंट इसमें क्या होगी? वापस से डाउन होगी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? इससे बचने के लिए क्या किया? 42वां संविधान संशोधन किया।
24वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 24वां संविधान संशोधन 25वां संविधान संशोधन ये कहता है कि 39B और C DPSP को पूरा करने के लिए अगर पार्लियामेंट कोई सामान्य कानून बनाती है और उससे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, इस संविधान संशोधन में ये कहा कि केवल 39B और C DPSP ही नहीं, किसी भी DPSP को लागू करने के लिए अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है, कोई सामान्य कानून बनाती है और उससे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो भी क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले तो केवल 39B और C DPSP था। ठीक है, लेकिन इसको एक्सटेंड करके पूरे के पूरे सारे DPSP कर दिया गया। ठीक है, यानी कि सारे DPSP फंडामेंटल राइट से बड़े हैं। यानी कि किसी भी DPSP को लागू करने के लिए अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है और उससे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। और ऐसे कानून जो बनाया उसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगा। इसके द्वारा जो है 31C का एक्सटेंड किया गया, जो आर्टिकल 31C था उसको एक्सपेंड किया गया, जिसमें ये चीज डाली गई। ठीक है, कि 39B और C DPSP नहीं, किसी भी DPSP को लागू करने के लिए अगर पार्लियामेंट कोई सामान्य कानून बनाती है और उससे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो उसका क्या, तो वो क्या होगा? एक तो वैलिड होगा प्लस उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। उसका क्या नहीं होगा? जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखेगी कि भाई वो कानून सही है या नहीं है। ठीक है, समझ में आया ये चीज? ये जो केस का जजमेंट दिया गया था, ये एक चीफ जस्टिस थे उस टाइम पे, SM सीकरी, रात में आया था इस केस का जजमेंट। क्या आया था? रात में आया था इस केस का जजमेंट। अगले दिन वो रिटायर होने वाले थे, उसके एक दिन पहले इस केस का जजमेंट आया था। ठीक है, गोलकनाथ केस में हमने 11 जज देखे थे। गोलकनाथ केस की सुनवाई भी इस मामले में होनी थी, तो इस मामले में सर्वाधिक 13 जज बैठे थे। कितने जज बैठे थे? 13 जज। और इसका फैसला आया था 7-6 से, यानी कि 7 तो केशवानंद भारती के केस के फेवर में थे और 6 इंदिरा गांधी के फेवर में थे। ठीक है, तो जो 6 जज थे वो कौन कौन से थे? इसमें से 2-3 जजों के नाम ध्यान रख लेना। एक का नाम था AN रे, एक का नाम था हमीदुल्ला बेग, एक का नाम था YV चंद्रचूड़। जो हमारे अभी चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़, उसके पिताजी थे YV चंद्रचूड़। ठीक है, और जो SM सीकरी साहब थे ये 13वें चीफ जस्टिस थे। क्या थे? 13वें चीफ जस्टिस थे। चीफ जस्टिस किसको बनाया जाता था? चीफ जस्टिस उस व्यक्ति को बनाया जाता था जो सबसे सीनियर हो। ठीक है, जजों में जो भी सबसे सीनियर होगा उसको चीफ जस्टिस बनाया जाता था। ये कोई कानून नहीं था, ये केवल एक परंपरा टाइप थी कि भाई हाँ, जो सबसे सीनियर होगा उसको क्या बना दिया जाएगा? चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। अब जो इसके अगेंस्ट थे वो थे सेलेट, ग्रोवर, HR खन्ना। ये कुछ वकील थे जो कि ये कुछ जज थे जो कि इंदिरा गांधी के अगेंस्ट थे इस केस में। ठीक है, तो वे HR खन्ना जो थे वो सीनियर थे, लेकिन इनको चीफ जस्टिस नहीं बना के इंदिरा गांधी ने किनको बना दिया था? ये AN रे साहब को चीफ जस्टिस बना दिया था। ठीक है, तो इसमें भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। जब हम जुडिशियरी पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे इस बारे में। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको कि केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आ गया। बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? वो सुप्रीम कोर्ट बताएगा टाइम टू टाइम। फिर 42वां संविधान संशोधन किया गया सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के द्वारा। उसमें क्या कहा गया कि 25वें में जो B और C है उसको नहीं, सारे के सारे DPSP को लागू करने के लिए अगर पार्लियामेंट कोई सामान्य कानून बनाती है और उससे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो भी क्या होगा? वैलिड होगा। ये सब कहाँ लिखा हुआ है? 31C में। ठीक है, तो 31C के एक में तो ये लिख दिया, और 39C के ये होगा कि अगर ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगा। ठीक है, उसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगा। तो इतना लिख लो, फिर इसके बाद चलते हैं। ठीक है, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पार्लियामेंट ने क्या कहा कि किसी भी DPSP को लागू करने के लिए अगर कोई सामान्य कानून भी बनाया जाता है और उससे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो क्या होगा? वैलिड होगा, और उसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं किया जाएगा। यानी कि आप उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। और 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया दिया? बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट। ठीक है, समझ में आ गया? अब इस 42वें को भी क्या किया जाएगा? चैलेंज किया जाएगा।
ठीक है। ये 42वें जो संविधान संशोधन किया हमने, इसको भी क्या किया गया, चैलेंज किया गया, किसमें, मिनर्वा मिल्स केस में। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। ठीक है, इसमें चैलेंज किया गया 42वें संविधान संशोधन को। चैलेंज शर्ट ले लीजिए, शर्ट ठीक है। मिनर्वा मिल्स केस में 42वें संविधान संशोधन का क्या किया गया, चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले 25 को तो क्या कर दिया था, वैलिड, जिसमें 39B और C DPSP था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये केशवानंद भारती को डाउनग्रेड करने के लिए, जो केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट दिया था, उसको डाउनग्रेड करने के लिए ही ये क्या किया गया, 42वें संविधान संशोधन। क्योंकि डीपीएसपी लागू करने का अधिकार किसको है, गवर्नमेंट को है, ताकि गवर्नमेंट डीपीएसपी का नाम लेकर कुछ भी कर सके फंडामेंटल राइट में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब ज़्यादा लाड में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसको क्या कर दिया गया, कैंसिल आउट कर दिया गया कि केवल 39B और C डीपीएसपी रहेगा ये, और डीपीएसपी जो आपने डाला है ये क्या है, गलत है। और जुडिशियल रिव्यू जो है संविधान क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। जो कहा है आपने कि जुडिशियल रिव्यू वो क्या है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन जो है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए हर कानून हमारे पास होकर जाएगा। ठीक है, तो एक तो इसमें ये कहा कि केवल 39B और C डीपीएसपी रहेगा, और जो डीपीएसपी लागू किया ये क्या है, गलत है। ठीक है, केवल और इसमें क्या कहा कि जुडिशियल रिव्यू का एक तो इसमें कंसेप्ट आया। दूसरा कंसेप्ट इसमें ये आया कि जो पार्लियामेंट की संशोधन की शक्ति है वो क्या है, लिमिटेड है। पार्लियामेंट की संशोधन शक्ति क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, पार्लियामेंट की संशोधन की शक्ति क्या है, लिमिटेड है। वो संविधान के किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकती है, लेकिन उससे उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। अब पार्लियामेंट की शक्ति लिमिटेड है, तो उस लिमिटेड शक्ति का प्रयोग करके वो खुद को अनलिमिटेड नहीं कर सकती, यानी कि कुछ भी चीज़ नहीं कर सकती संविधान में। ठीक है, तो एक चीज़ ये आया। दूसरा चीज़ ये आया, हम बार बार पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये दोनों ही क्या है, नागरिकों की बेहतरी के लिए, इसलिए इन दोनों में क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। ठीक है, हार्मनी होनी चाहिए इन तीनों में। तो ये तीन कंसेप्ट निकल कर आए मिनर्वा मिल्स में कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। पार्लियामेंट की जो लिमिटेड पावर है संविधान में संशोधन करने की, ये भी क्या है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, इन दोनों में क्या है, हार्मनी है, इनमें कोई मतभेद नहीं है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये दोनों ही नागरिकों की बेहतरी के लिए है, इसलिए इन दोनों में क्या है, हार्मनी होनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, दोनों में क्या है, हार्मनी होनी चाहिए। ये तीनों ही पार्ट निकल कर किस में है, मिनर्वा मिल्स केस में, और ये तीनों ही बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि कानून को जज करेगा सुप्रीम कोर्ट, देखेगा कि कानून संविधान के अनुसार है या नहीं, संविधान के अनुसार होगा तो ओके, नहीं होगा तो खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, पार्लियामेंट की संविधान के संशोधन करने की शक्ति क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, उसकी एब्सोल्यूट पावर नहीं है, अनलिमिटेड पावर नहीं है उसके पास संविधान संशोधन करने की। और तीसरी चीज़ है, इन दोनों में क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। ठीक है, एक और केस की बात कर लेते हैं, वामन राव केस 1981। जैसे ही केशवानंद भारती केस निकल कर आया, उसके बाद संविधान संशोधनों को क्या किया जाने लगा, चैलेंज किया जाने लगा। ठीक है, कि क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आ गया था, पार्लियामेंट संविधान में संशोधन तो कर सकती थी, फंडामेंटल राइट में भी, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर में था क्या, उस मामले को देखने के लिए ये वामन राव केस में क्या किया गया, चैलेंज किया गया विभिन्न संविधान संशोधनों को। तो फिर वामन राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो केशवानंद भारती केस है ये कब लागू होगा, 24 अप्रैल 1973 के बाद, ये इसके बाद वाले मामलों पर लागू होगा। ठीक है,
तो वामन राव केस में क्या कहा गया कि जो केशवानंद भारती केस है वो 24 अप्रैल 1973 के बाद वाले मामलों पर लागू होगा, ठीक है, उसके पहले वाले मामलों पर लागू नहीं होगा। ये सब चीज़ें समझ में आए आपको? वापस से दोबारा रिपीट करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताएं, ठीक है, जिससे संविधान का कुछ सिग्निफिकेंस है, वो चीज चेंज नहीं करके पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकती है संविधान में, ठीक है। कैसे इवॉल्व हुआ? 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 13(2) और आर्टिकल 368। आर्टिकल 13(2) ये कहता है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन करे। अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो उसको खारिज माना जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 368 ये कहता है पार्लियामेंट को ये शक्ति देता है कि पार्लियामेंट संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अब पहला मामला आया, पहले संविधान संशोधन को जब चैलेंज किया गया, शंकरी प्रसाद केस, उसमें क्या कहा गया कि 368 बढ़ाए और 13 सेकंड छटाए, यानी कि पार्लियामेंट 368 के तहत कुछ भी संशोधन कर सकती है। सज्जन सिंह केस में भी सेम चीज की गई। फिर आया गोलकनाथ केस, क्योंकि गवर्नमेंट डाउन चली गई थी इसलिए जुडिशरी अब क्या हो जाएगी? पावरफुल हो जाएगी। 11 जजेज की बेंच बैठी थी इसमें क्या कहा गया कि 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन भी क्या है? एक तरीका का विधि है, एक तरीका का क्या है? लॉ है। और कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट में वायलेशन करता है वो क्या होगा? खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है, खारिज माना जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ये लॉ होगा वो आगे के मामलों पर अप्लाई होगा। अभी तक जो आपने संविधान संशोधन के कर दिए गए वो तो लागू रहेंगे, लेकिन आगे आने वाले मसलों पर ये केस अप्लाई होगा, ठीक है। इसको डाउनग्रेड करने के लिए सुप्रीम पार्लियामेंट ने किया 24वां संविधान संशोधन। उसमें कहा गया उसने कि 13वां केवल सामान्य विधि है, एक तरीके का है सामान्य विधि है, 368 इस पर अप्लाई नहीं होता। 25वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया? 25वें संविधान संशोधन में कहा गया कि 39B और C DPSP को पूरा करने के लिए अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है और उससे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो क्या होगा? वैलिड माना जाएगा। 26वें में प्रीवी पर्स का मामला था, 29वें में केरला लैंड रिफॉर्म को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। तो उससे जो है केशवानंद भारती नामक एक व्यक्ति की जो है संपत्ति गवर्नमेंट ने क्या कर ली थी? अटैच कर ली थी, यानी कि अधिग्रहित कर ली थी। तो उसने सुप्रीम कोर्ट में गया, 13 जजेज की बेंच इस मामले में बैठी, 7-6 से फैसला आया। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो ये संविधान संशोधन किए गए ये क्या है? वैलिड है। 24, 25, 26 और 29वां संविधान संशोधन क्या है? वैलिड है। पार्लियामेंट संविधान के किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकती है, इवन फंडामेंटल राइट में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन इससे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम बताएगा, ठीक है। फिर इसको चीज को डाउनग्रेड करने के लिए फिर किया गया 42वां संविधान संशोधन। उसमें कहा गया कि 39B और C DPSP नहीं, किसी भी DPSP को लागू करने के लिए अगर पार्लियामेंट कोई सामान्य कानून बनाता है और उससे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो भी वैलिड माना जाएगा और ऐसे कानून का जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगा। लेकिन मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब ज्यादा लाड़ में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है, केवल और केवल 39B और C DPSP ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो और इसमें आया जुडिशियल रिव्यू कि जुडिशियल रिव्यू संविधान का क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट और DPSP यानी नीति निर्देशक तत्वों में भी कोई मतभेद नहीं है, दोनों ही नागरिकों की बेहतरी के लिए है, इसलिए दोनों में क्या होना चाहिए? हार्मनी या सामंजस्य होना चाहिए। और पार्लियामेंट की जो है संविधान संशोधन की पावर क्या है? लिमिटेड है, ठीक है। कैसी पावर है? लिमिटेड। ये तीनों ही किस में आते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। वामन राव केस में ये कहा कि केशवानंद भारती केस जो एप्लीकेबल होगा ये 24 अप्रैल 1973 के बाद वाले मसलों पर एप्लीकेबल होगा, ठीक है, इससे बाद वालों पर, इसके पहले के मामलों पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर में 3 चीजें तो है ही सही, और भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, जो हमारे सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है, यानी कि आप सेक्युलरिज्म को कंसेप्ट को चेंज नहीं कर सकते, यूं ही भारत को हिंदू या फिर कोई मुस्लिम राष्ट्र बना दो, भारत कैसा रहेगा? एक सेक्युलर राष्ट्र ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा रिपब्लिक, यानी कि यहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या होगा? इलेक्टेड होगा। हमारा प्रेसिडेंट साहब कैसा होगा? इलेक्टेड होगा। ये कुछ चीजें हैं जो कि इसमें आती है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून का शासन होगा, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें हैं, इनको एक पेज छोड़ देना ताकि हम बाद में लिखेंगे इन सारी चीज़ों को, और आगे जो भी जजमेंट में ऐड की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो भी वहाँ पे लिखाई में आ सके, ठीक है। तो ये है हमारे संविधान के मूल ढांचे का कंसेप्ट। यहाँ पर हमारे जो मूल अधिकार वाला टॉपिक है वो पूरा होता है। तो कल से हम पढ़ेंगे DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।